चलिए दोस्तों, मैं सभी युवा साथियों को अपने YouTube चैनल पर आमंत्रित करता हूं। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 2014 प्रश्न पत्र 3 दोस्तों, मतलब थर्ड पेपर जो है इकोनॉमी, पर्यावरण, जैव विविधता से जो प्रश्न आते हैं मुख्य परीक्षा में दोस्तों 2014 में आए हुए प्रश्नों को देखेंगे। बाकी दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको निःशुल्क और बेहतरीन शिक्षा यहाँ मिलती रहे। पहला प्रश्न है, सामान्यतः देश कृषि से उद्योग और बाद में सेवाओं को अंतरित होते हैं। मतलब सामान्यतः कोई भी देश पहले कृषि का उद्योग धंधा बढ़ाता है, उसके बाद सेवा को अंतरित होते हैं, मतलब सेवा क्षेत्र को बढ़ाता है। पर भारत सीधे ही, एक मिनट दोस्तों, सामान्यतः कृषि से उद्योग, कोई भी देश दोस्तों सबसे पहले कृषि उद्योग, उसका ज़्यादा कृषि उद्योग में लोग काम करते हैं, उसके बाद जो है उद्योग धंधा दोस्तों, उद्योग धंधा में जो है आगे बढ़ता है, उसके बाद सेवा क्षेत्र में लोग जो है प्रस्थान करते हैं। पर भारत सीधे ही कृषि से सेवाओं को अंतरित हो गया। मतलब दोस्तों, उद्योग धंधा जो है उसमें ज़्यादा लोग काम नहीं किए, सीधा कृषि से सीधा सेवा क्षेत्र में ज़्यादा लोग काम करना चालू किए। देश में उद्योग के मुकाबले सेवाओं की विशाल समृद्धि से क्या कारण है? देश में उद्योगों के मुकाबले, उद्योग धंधों के मुकाबले सेवाओं की विशाल समृद्धि के क्या कारण है? सेवा क्षेत्र में ज़्यादा लोग जो है काम कर रहे हैं, या सेवा क्षेत्र से ज़्यादा जो है पैसा मिल रहा है, उसका क्या कारण है? क्या भारत सशक्त औद्योगिक आधार के बिना एक विकसित देश बन सकता है? मतलब उद्योग धंधा स्थापित किए बिना सीधा जो है भारत विकसित देशों में शामिल हो सकता है, ये पूछा गया है। उत्तर, सामान्यतः सभी देशों का विकास एक क्रम से होता है। किसी भी देश का विकास एक क्रम से होता है, जिसमें कोई देश विकास प्रक्रिया में कृषि उद्योग अंततः सेवा क्षेत्र में स्थानांतरित होता है। कृषि उद्योग के बाद अंततः जो है सेवा क्षेत्र में स्थानांतरित होता है। ऐतिहासिक रूप से अर्थव्यवस्था के विकासशील में विकसित होने का यही क्रम है। मतलब दोस्तों, कृषि से उद्योग से जो है सेवा क्षेत्र में इस तरीके से स्थानांतरित होता है कोई भी देश। पहले खेती में ज़्यादा लोग काम करते हैं, फिर वहाँ उद्योग धंधा विकसित होते हैं, फिर सेवा क्षेत्र में यह क्रम चलता है। यह किसी अर्थव्यवस्था का एक क्रमिक, उचित एवं आदर्श स्थानांतरण माना जाता है। तो ये जो क्रम है उचित है एवं आदर्श एवं स्थानांतरण माना जाता है। परंतु अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था को इस संदर्भ में देखें तो हम पाते हैं कि यह क्रमिक अवधारणा का पालन भारतीय अर्थव्यवस्था ने नहीं किया है। ये जो क्रम है इसका पालन भारत की अर्थव्यवस्था ने नहीं किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था सीधे कृषि क्षेत्र से सेवा क्षेत्र में स्थानांतरण हो गई। मतलब कृषि क्षेत्र से सीधे जो है भारत जो है सेवा क्षेत्र में घुस गया है। भारत में उद्योगों पर सेवाओं की भारी वृद्धि के कारकों में से कुल प्रमुख कारक हैं। भारत में जो उद्योग धंधे हैं, उद्योगों पर सेवाओं की भारी वृद्धि के कारण, सेवा की जो भारी वृद्धि में कारणों में से कुछ प्रमुख कारक ये हैं। वर्ष 1991 के सेवाओं की भारी वृद्धि का कारण क्या है दोस्तों? पहला ये, वर्ष 1991 के उदारीकरण के बाद जो नीतियां बनी वे सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने वाली थी, जिसके कारण इस क्षेत्र में भारी उछाल आया और आगे का मार्ग प्रशस्त हुआ। सॉफ्टवेयर आईटी सक्षम निर्यात में भारत की सफलता ने इसे एक महत्वपूर्ण सेवा निर्यातक बना दिया। वैश्वीकरण ने जहां सेवा क्षेत्र की ओर नौकरियों को स्थानांतरित किया। वैश्वीकरण मतलब दोस्तों पूरा विश्व के साथ जो है हमारा व्यापार चालू हुआ, उससे सेवा क्षेत्र की नौकरियों को स्थानांतरित किया। इसके परिणाम सब युवा इसी ओर आकर्षित हुए और यह क्षेत्र बढ़ता चला गया। वर्ष 1980 से 2010 के बीच देश में एक उचित औद्योगिक नीति की अनुपस्थिति रही। 1980 से 2010 तक और की सेवा क्षेत्र को बढ़ाने में योगदान दिया। इससे भी सेवा क्षेत्र बढ़ा। तुलनात्मक रूप से कम श्रम लागत के साथ बड़ी संख्या में कुशल श्रम शक्ति की उपलब्ध सेवा क्षेत्र के उच्च विकास की दिशा में योगदान दिया। तो कह रहा है कि तुलनात्मक रूप से कम श्रम लागत, मतलब दोस्तों कम जो है काम करना पड़ता है, के साथ बड़ी संख्या में कुशल श्रमिक, जो बुद्धिमान श्रमिक थे, श्रम शक्ति की उपलब्धता सेवा क्षेत्र के उच्च विकास की दिशा में योगदान दिया है। मजबूत औद्योगिक आधार के बिना भारत एक विकसित देश क्यों नहीं बन सकता? कह रहा है कि मजबूत आधार के बिना भारत एक विकसित देश क्यों नहीं बन सकता है।
दोस्तों हमें बताना। अन्य क्षेत्रों के विकास के लिए एक मजबूत औद्योगिक आधार की आवश्यकता होती है। अन्य क्षेत्र का अगर विकास करना है तो औद्योगिक आधार मजबूत होना चाहिए, उद्योग धंधे आपके देश में होने चाहिए, तथा बिना किसी औद्योगिक आधार की एक विशाल आबादी के लिए सेवाओं और वस्तुओं की मांग को पूरा नहीं किया जा सकता। और एक बड़ी आबादी की अगर मांग पूरा करनी है सेवा और वस्तु की तो औद्योगिक आधार होना चाहिए। सकल घरेलू उत्पाद में सेवा का योगदान लगभग 56% है और सकल जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग 56% है, जबकि रोजगार में इसका योगदान लगभग 28% है। मतलब दोस्तों पैसा तो ज़्यादा कमा रहे हैं लेकिन रोजगार मात्र जो है 28%, 28 दूनी 56, मतलब 50% ही रोजगार दे पा रहा है। इसलिए सेवा क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र जैसे क्षेत्र को शामिल किए बिना अकेले नहीं छोड़ा जा सकता। मतलब सेवा क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र में को शामिल किए बिना अकेले सेवा क्षेत्र पर नहीं छोड़ा जा सकता। यह विनिर्माण मांग के लिए कोई बाधा नहीं है, और यह जो विनिर्माण है यह मांग के लिए कोई बाधा नहीं है, क्योंकि विशाल वैश्विक बाजार में निर्यात के माध्यम से उत्पादन बिना सीमा के विस्तार कर सकता है। यहाँ विनिर्माण के लिए कोई बाधा नहीं है, क्योंकि विशाल वैश्विक बाजार में निर्यात के माध्यम से, निर्यात मतलब अपने सामान को बेचकर माध्यम से उत्पादन बिना सीमा के विस्तार नहीं कर सकते। और जो है हम जब तक अपना सामान जो है दूसरे देशों को नहीं बेचेंगे तब तक विस्तार नहीं कर सकते। ठोस घरेलू विनिर्माण क्षेत्र के बिना, विनिर्माण मतलब दोस्तों वही उद्योग धंधे के बिना व्यापार असंतुलन को सुधारा नहीं जा सकता। मतलब हम जो है ज़्यादा वस्तुएं खरीदेंगे कम बेच पाएंगे, क्योंकि भारत भी अभी भी विनिर्मित वस्तुओं के आयात पर निर्भर है। अभी भी भारत जो है बहुत सी वस्तुएं खरीदता है जो कि व्यापार असंतुलन का एक घटक है। विनिर्माण क्षेत्र के विकास नहीं होने से रोजगार अवसर सीमित हो गया है। और विनिर्माण क्षेत्र जो है देखिए आपने कि सेवा क्षेत्र में जो है 56% लोग काम कर रहे हैं, रोजगार मात्र 28% को, तो यही कर रहा है कि मतलब जो है रोजगार कम हुआ है। भारत को विकसित राष्ट्र बनने के लिए विनिर्माण क्षेत्र का विकास अनिवार्य करना होगा। यह क्षेत्र रोजगार प्रदत्त क्षेत्र है। विनिर्माण क्षेत्र एक अत्यधिक उत्पादन औद्योगिक आधार समृद्ध और विकास की आधारशिला है। तो उत्पादन औद्योगिक आधार जो है, उत्पादन और औद्योगिक आधार ही जो है एक समृद्ध और विकास की आधारशिला है, आपको जो है समृद्ध और विकासशील बना सकता है। अगला जो प्रश्न है दूसरा, जिस समय हम भारत के जनसांख्यिकी लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड को शान से प्रदर्शित करते हैं, उस समय हम रोजगार योग्यता की पतनशील दरों को नज़रअंदाज कर देते हैं कि लोगों को रोजगार ही नहीं मिल रहा है। जनसंख्या तो काम करने के लिए है लेकिन रोजगार नहीं है। क्या हम ऐसा करने में कोई चूक कर रहे हैं? भारत को जिन जॉबों की बेसब्री से दरकार है, जिन रोजगारों की दरकार है, वे रोजगार कहाँ से आएंगे? स्पष्ट कीजिए कि वो रोजगार जो है कहाँ से आएंगे। 200 शब्दों में 12.5 अंक का लिखना है। चलिए, जनसांख्यिकी लाभांश अर्थव्यवस्था में मानव संसाधन के सकारात्मक और सतत विकास को दर्शाती है। जनसांख्यिकी लाभांश दोस्तों 1459 वर्ष की जो काम करने वाली जनसंख्या है वो जो है संसाधनों के सकारात्मक और सतत विकास, ये जो है संसाधन के सकारात्मक और सतत विकास को ये दर्शाती है। 15 से 64 वर्ष की आयु दोस्तों, 15 से 64 वर्ष की आयु। यह जनसंख्या ढांचे में 14 से नहीं दोस्तों 15 से 64 वर्ष, यह जनसंख्या ढांचे में बढ़ती युवा कार्यशील जनसंख्या 15 से 64 वर्ष की आयु वर्ग तथा घटते आश्रितता अनुपात के परिणाम स्वरूप उत्पादन में बड़ी मात्रा के सृजन को दर्शाती है। अब ये जो जनसंख्या है यह जो है कार्यशील जनसंख्या होती है, काम करने वाली, तथा घटते आश्रितता अनुपात, ये किसी पर आश्रित नहीं होते हैं, परिणाम स्वरूप उत्पादन की एक बड़ी मात्रा को सृजित कर सकती है, मतलब उत्पादन कर सकती है काम करके। भारत एक युवा देश है, इसकी कुल आबादी 65% हिस्सा 35 वर्ष से कम आयु का है। 65% जो हिस्सा है वो 35 वर्ष से कम है, तो युवा आबादी है। इन लोगों पर देश के आर्थिक विकास की जिम्मेदारी है और देश के आर्थिक विकास की जिम्मेदारी इन्हीं पर है। हालांकि भारत यदि बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन का कार्य नहीं कर पाता है, बड़े पैमाने पर रोजगार प्राप्त करने के लिए भारत आगे नहीं बढ़ता है, तो यह अवसर भारत खो देगा। व्यावसायिक प्रशिक्षण अभी भी एक अंतिम उपाय माना जाता है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए। विभिन्न कौशल कार्यक्रमों योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण संस्थानों को छात्रों को अवसर
अवसरों से अवगत कराने के लिए प्रशिक्षण संस्थान है उन्हें बताना चाहिए कि अवसर कहाँ है अवगत कराने के लिए। और अधिक स्कूल या कॉलेजों में के साथ गठजोड़ करने की आवश्यकता है। किसको? प्रशिक्षण व्यावसायिक संस्थानों को। ITI जैसे प्रशिक्षण संस्थान का उपयोग कम किया जाता है। अगले 20 वर्षों में विश्व औद्योगिक क्षेत्र में श्रम शक्ति में 4% की कमी होने की उम्मीद है। मतलब दोस्तों 4% लोग जो है काम करने योग्य नहीं रहेंगे, जबकि इसी दिनों में भारत में श्रम शक्ति 32% की वृद्धि होगी। इसी समय 32% की श्रम शक्ति का वृद्धि हो जाएगा भारत में काम करने लोग युवा। इसका अर्थ है कि श्रम उपलब्धता की लागत के मामले में भारत को एक बड़ा संभावित लाभ है, जिसे देश को संलग्न करने की आवश्यकता है। सुरक्षित रूप से रोजगार की तलाश करने के बजाय तकनीकी रूप से कुशल व्यवसाय उन्मुख युवाओं को उद्यमिता विकल्प तलाशने और रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। रोजगार की सुरक्षित रूप से रोजगार तलाश करने की बजाय जो है तकनीकी जो है टेक्नोलॉजी से कुशल और व्यवसाय उन्मुख युवाओं को उद्यमिता विकल्प तलाशने की और रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कौशल विकास के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का समुचित क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। विनिर्माण क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। रोजगार सृजन में मध्यम, लघु और कुटीर उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है 3 नंबर का। एक दृष्टिकोण यह है कि राज्य अधिनियमों के अधीन स्थापित कृषि उत्पादन बाजार जो समितियां हैं उन्होंने भारत में न केवल कृषि के विकास में बाधित किया है, न केवल कृषि के विकास में बाधित किया है, बल्कि खाद्य वस्तुएं महंगाई का कारण भी रही हैं। परीक्षण कीजिए। समालोचन कृषि उत्पाद बाजार समितियां, इसने भारत में केवल कृषि के विकास को बाधा की मतलब रुकावट डाली है, बल्कि वस्तुओं को महंगा भी किया है। आलोचना करना है। कृषि उत्पादन बाजार समिति अधिनियम के तहत केवल राज्य सरकार को बाजार स्थापित करने की अनुमति है। दोस्तों इसमें जो है राज्य सरकार कृषि को मामला दिया गया है। राज्य नियंत्रित बाजारों की एक अधिकारवादी प्रथा से केवल राज्य के नियंत्रण में ये जो है होने के कारण कृषि जो है और तौर तरीकों के इस क्षेत्र में निजी निवेश को रोक दिया। इससे दोस्तों इसमें निजी निवेश नहीं हो पा रहा है। विनियमित बाजारों व्यापारियों और लाइसेंस के कारण जो है लाइसेंस लेने के कारण प्राप्त व्यापारियों का एकाधिकार हो गया है। कुछ व्यापारी जो है एकाधिकार कर लिए हैं पूरी व्यवस्था पर, उन्हीं का अधिकार चल रहा है, जो एक नए उद्यमी के लिए एक प्रमुख प्रवेश बाधा के रूप में कार्य कर रहा है। और नया उद्यमी जो है कोई आना चाह रहा है तो आ ही नहीं पा रहा है। मौजूदा कृषि उत्पादन बाजार समिति APMC अधिनियम किसानों को केवल सरकार द्वारा निर्दिष्ट मंडियों में अपनी उपज बेचने के लिए मजबूर करती है। मौजूदा कृषि उत्पादन बाजार जो समिति है वो कहती है कि केवल जो है सरकार द्वारा निर्दिष्ट मंडियों में ही आप उपज बेचें, इसके लिए मजबूर करती है। समाजवादी विचारधारा की वजह से सरकार द्वारा बिचौलियों को स्वीकृत किया गया है कि बिचौलिए जो है इसमें काम कर सकते हैं, ताकि ये किसानों का शोषण कर रहे थे। और यही जो है बिचौलिए जो है किसानों का शोषण करते हैं। कृषि उत्पादन बाजार समिति APMC अधिनियमों में जो अधिनियम परिकल्पित किए गए हैं वे राज्य भर में किसानों के कल्याण के लिए पर्याप्त नहीं है। और ये जो किए गए हैं वो राज्य भर में किसानों के कल्याण के लिए पर्याप्त नहीं है। दोस्तों ये जो है बिचौलिए ज़्यादा लाभ कमाते हैं, किसानों से सस्ते में खरीद के और जो है महंगे में सरकारी मंडियों में बेच देते हैं। कृषि उत्पादन बाजार समिति अधिनियम सरकार विनियमित मंडियों से कृषि वस्तुओं को खरीद और बिक्री को अनिवार्य करता है। तो दोस्तों कृषि उत्पाद बाजार समितियां अधिनियम जो है सरकार विनियमित जो सरकार के द्वारा मंडियां हैं उसी में कृषि वस्तुओं को खरीदने और बिक्री के लिए अनिवार्य करता है कि यही खरीदो बेचो। खेत से अंतिम उत्पाद तक की ये सामग्री यात्रा में परिवहन के कई स्तर से गुजरते हैं ले आने में, और इस दौरान इन वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार के खर्च होते हैं। और ऐसे में एजेंटों के कमीशन, मंडी कर इत्यादि सभी में कृषि उपज का अंतिम मूल्य 20% तक बढ़ जाता है। मतलब दोस्तों 100 रुपया का बेचारा उत्पादन किया और उसको ले जाने में सब 20% और 120 रुपया लग गया। इसके अलावा 30 से 40% खाद्य वस्तु बर्बाद हो जाती है, कुछ बर्बाद भी हो गया, नुकसान हो गया, खराब हो गया। इस प्रकार खुदरा मूल्य में वृद्धि होने पर किसान के फसल की वास्तविक कीमत को दबा दिया जाता है। जो वास्तविक कीमत मिलनी चाहिए उसे दबा दिया जाता है। किसान और अंतिम उपभोक्ता तक के बीच वस्तु की कीमत जो अंतर
होता है इसे बिचौलियों द्वारा विनियोजित किया जाता है। मतलब किसान जो खेती करता है और जो अंतिम जिसे बेचा जाता है, बिचौली जो है उस बिचौली जो बीच वाला है वो विनियोजित किया जाता है और इस प्रकार किसानों को वस्तु का कम मूल्य मिलता है, बहुत कम पैसा मिलता है और समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की मांग होती है और इस तरह समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की मांग की जाती है। जहाँ तक कृषि उत्पादन बाजार समितियाँ अधिनियम का संबंध है, यह महसूस किया जाता है कि फलों, सब्जियों, दूध और मछली जैसी खराब होने वाली वस्तुओं को इस अधिनियम से हटा दिया जाना चाहिए। इस अधिनियम से क्या करना चाहिए? हटा दिया जाना चाहिए या बाजार शुल्क से छूट दी जानी चाहिए। यह भी महसूस किया जाता है कि खरीदार को जो लाइसेंस प्रदान किया जाता है, खरीदने वालों को, इसमें जो प्रावधान है वे भी बहुत कठोर हैं और यह प्रतियोगिता की प्रतिबंधित करती है, प्रतियोगिता को बाधित करती है। यह पर्याप्त होना चाहिए कि खरीदारों को लाइसेंस के बजाय नियमित रूप से पंजीकृत कराना चाहिए, लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों उसी को आप जो है वहीं जाएंगे तो वहीं बेच सकते हैं, तो लाइसेंस वाला सिस्टम समाप्त होना चाहिए। चौथा, गाँव में सहकारी समिति को छोड़कर ऋण संगठन का कोई भी अन्य ढांचा उपयुक्त नहीं होगा। अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण भारत में कृषि वित्त की पृष्ठभूमि में इस कथन का परीक्षण कीजिए। कृषि वित्त मतलब खेती के लिए जो धन प्रदान किया जाने वाला वित्तीय संस्थाओं को, जो वित्त की संस्था है पैसा रुपया देती है, को किन बाधाओं और कसौटियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण सेवार्थियों तक बेहतर और सेवा के लिए प्रौद्योगिकी का किस प्रकार इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्रामीण सेवार्थियों तक बेहतर पहुंच और सेवा के लिए प्रौद्योगिकी का किस प्रकार जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो गाँवों में दोस्तों सहकारी समितियों को छोड़कर ऋण संगठन कर्ज देने के लिए अन्य ढांचा का उपयोग नहीं होगा, कोई भी अन्य ढांचा उपयोग नहीं होगा। अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण भारत में कृषि वित्त की पृष्ठभूमि में इस कथन पर चर्चा कीजिए कि कृषि वित्त प्रदान करने वाली वित्तीय संस्था जो कर्ज देती है किसानों को, उनकी बाध्यताओं और कसौटियों की सामना करती हैं, किन बाध्यता और कसौटियों का सामना करती हैं। ग्रामीण सेवार्थियों तक बेहतर पहुँच और सेवा के लिए प्रौद्योगिकी का किस प्रकार इस्तेमाल किया जाता है। ग्रामीण साख सहकारी समिति, उत्तर देखते हैं। ग्रामीण साख सहकारी समिति भारत में ग्रामीण संस्थागत वित्त पोषण का सबसे पुराना साख सहकारी समिति दोस्तों गांव में जो पैसा उपलब्ध कराती है, यह ग्रामीण संस्था वित्त पोषण का सबसे पुराना और सबसे व्यापक रूप है। ग्रामीण क्षेत्रों के वित्त पोषण में सहकारी ऋण संस्थानों द्वारा निभाई जाने वाली प्रमुख भूमिका। गाँव की जो वित्त पोषण में पैसा रुपये में सहकारी ऋण जो है संस्थानों द्वारा निभाई जाने वाली प्रमुख भूमिका जो है सहकारी साख समितियां भारतीय गांवों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त है। सहकारी साख समितियां जो है यह भारतीय गांवों की सामाजिक आर्थिक परिस्थिति के लिए सबसे उपयुक्त है। सहकारी संस्थाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों की स्थानीय परिस्थितियों और समस्याओं का गहन अध्ययन कर समझ विकसित किया है। सहकारी समितियों में ऋण पर ब्याज दरें भी अपेक्षाकृत कम होती हैं क्योंकि इनका प्राथमिक लक्ष्य लाभ कमाना नहीं होता। ये समितियां न लाभ न हानि सिद्धांत पर काम करती हैं। ग्रामीण साख सहकारी समितियों को निम्नलिखित बाध्यताओं एवं चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कौन कौन सी बाध्यता? बढ़ते बकाया की समस्या। बकाया को लेकर बढ़ती समस्याएं बैंकिंग संस्थाओं के लिए चिंता का एक प्रमुख कारण बन गई है। कृषि क्षेत्र से वसूली योग्य ऋण को मात्र दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कृषि क्षेत्र में जो ऋण लिए हैं उनसे वसूली तेजी से बढ़ती जा रही है। बकायेदारों की मनोवृत्ति। अधिकांश लोगों की एक दृष्टिकोण विकसित किया है कि उनके द्वारा लिया गया ऋण सरकार का पैसा है और इसे चुकाना जरूरी नहीं है। राजनीतिक हस्तक्षेप। राजनीतिक उपचार के कारण ऐसी परिस्थितियां आई हैं कि संबंधित सरकार ने किसानों के ऋण माफ कर दिए हैं। नतीजन लोगों ने यह भावना विकसित कर ली है कि सरकार फिर से ऋण माफ कर देगी और वे बस उसी समय की प्रतीक्षा करते हैं। प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सूखा, ओला, चक्रवात, तूफान इत्यादि जैसी प्राकृतिक आपदाएं फसलों को बर्बाद कर देती हैं, जिससे किसानों की पूंजी उनके लाभों को भी खत्म कर देती है। परिणाम स्वरूप ऋणों की वसूली एक कठिन कार्य बन जाती है। ग्रामीण ग्राहकों तक बेहतर पहुंच और उनकी सेवा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग। तीव्र व प्रभावी वित्तीय सेवाएं मतलब तेजी से जो है पैसा प्रदान करने के लिए इंटरनेट तथा मोबाइल बैंकिंग का प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रौद्योगिकी के उपयोग में किसानों, ऋण एवं वित्तीय संस्थानों की एक डेटाबेस के निर्माण में लाभार्थी तक पहुंच आसान हो सकती है।
बायोमेट्रिक तकनीकी का उपयोग प्रामाणिकता की जांच करने और पिछले उधारकर्ताओं को रोकने के साथ साथ जिम्मेदार उधारकर्ताओं को ऋण की सुविधा दे सकती है। इसमें जान सकते हैं कि कौन जो है उधार लिया है और कौन चुकाया है और किसे उधार देने की जरूरत है। पाँचवा, भूमि अर्जन पुनरुद्धार और पुनर्वास में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 1 जनवरी 2014 से प्रभावी हो गया है। इस अधिनियम के लागू होने से कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे का समाधान निकलेगा? भारत में औद्योगिकरण और कृषि पर इसके क्या परिणाम होंगे? भूमि का अर्जन, पुनरुद्धार और पुनर्वास करना, मतलब दोस्तों अर्जन खरीदना जमीन को, फिर वहाँ से जो है लोगों को हटाना, पुनर्वास करके उचित प्रतिकार और पारदर्शिता के साथ ये काम करना 2014 से। इससे क्या होगा? इस अधिनियम के लागू होने से महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान निकलेगा, ये चर्चा करना। यह पहला अधिनियम है जो अधिग्रहण और पुनर्वास दोनों के से संबंधित है। इस अधिनियम के प्रावधान में उद्योगों एवं कृषि के विकास, खाद्य सुरक्षा, समावेशी विकास, पर्यावरण सुरक्षा इत्यादि में मदद मिलेगी। साथ ही नक्सलवाद जैसी समस्या को हल करने में भी मदद करेगा। इस अधिनियम के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। कौन कौन से इस अधिनियम के प्रमुख बिंदु है, देखते हैं। इस अधिनियम में यह व्यवस्था किया गया है कि उन परिवारों को उचित एवं न्यायपूर्ण मुआवजा उपलब्ध कराया जाएगा जिनकी भूमि अधिग्रहित की जा रही है। जिनकी भूमि ली जाएगी उन्हें जो है न्यायपूर्ण मुआवजा दिया जाएगा। इस अधिनियम में भूमि अधिग्रहण के बजाय, भूमि आपके लेने के बजाय मुआवजा की राशि ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार मूल्य के 4 गुना, मतलब जितना जो है आपका खेत का मूल्य होगा उससे 4 गुना पैसा दिया जाएगा, तथा शहरी क्षेत्र में बाजार मूल्य का 2 गुना। शहर में आपकी ज़मीन है तो आपका जो है 1 लाख की ज़मीन है तो 2 लाख दिया जाएगा, निर्धारित किया गया। यह अधिनियम संवैधानिक प्रक्रिया के तहत गठित स्थानीय स्वशासन निकायों, ग्राम सभा से परामर्श का प्रावधान करता है कि स्वशासन जो है निकाय है वहाँ जो है ग्राम सभा से जो है परामर्श करके ही जो है किया जाएगा। साथ ही इसके अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि पंचायत अधिसूचित क्षेत्र में विस्तार अधिनियम 1996 एवं वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों को ध्यान में रखकर भी भूमि अधिग्रहित की जाएगी। इस अधिनियम में कहा गया कि यदि कोई फसलों वाली सिंचित भूमि का अधिग्रहण किया जाता है तो इतनी ही भूमि सरकार को विकसित करनी होगी, मतलब इतना भूमि जो है सरकार को विकसित करके देनी होगी या करनी होगी। किसी परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए यह जरूरी कर दिया गया है कि सार्वजनिक परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए 70% भूमिदारों की सहमति और निजी परियोजनाओं के लिए 80% भूमिदारों की सहमति आवश्यक है। अगर कोई जो है भूमि अगर आप ज़मीन लेंगे तो वहाँ के 70% लोगों को जो है बेचने के लिए तैयार हों, अपना ज़मीन देने के लिए, तभी आप ले सकते हैं। और निजी परियोजना के लिए लेंगे तो 80% भूमि जो बेचने के लिए तैयार हो तभी आप जो है ले सकते हैं। भारतीय उद्योग और कृषि पर इसका अधिनियम का प्रभाव। यह विधेयक अधिकांश परियोजनाओं को गैर व्यवहार्य बनाने वाली भूमि का लागत में वृद्धि करेगा। यह जो परियोजना है अधिकांश परियोजनाओं को गैर व्यवहार्य बनाने वाली भूमि का लागत में वृद्धि करेगा। जो व्यवहार में नहीं है उसको भी जो है लागत में वृद्धि कर देगा, मतलब उसका भी पैसा ज़्यादा देना। साथ ही इसमें भूमि अधिग्रहण में लगने वाले समय बढ़ेगा। भूमि अधिग्रहण की लागत से 3 से 3.5 गुना वृद्धि होने की संभावना है, जिससे औद्योगिक परियोजनाएं समग्र भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ती लागत के साथ गैर व्यवहार हो जाएंगी, जिससे उद्योग धंधा बैठाना जो है मुश्किल हो जाएगा। सरकार ज़्यादातर बुनियादी ढांचों के विकास के लिए भूमि का अधिग्रहण करती है। अनिवार्य भूमि अधिग्रहण किसानों के लिए एक समस्या उत्पन्न करता है, क्योंकि इस दौरान उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण भी किया जाता है। यह कृषि के उत्पादन को प्रभावित करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, इसलिए कई कृषि उत्पादों को दूसरे देशों में निर्यात किया जाता है, बेचा जाता है। लेकिन भूमि अधिग्रहण की नीति उत्पादन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, और यह संभव है कि भविष्य में भारत के कृषि उत्पादों के निर्यात में गिरावट आ जाए। 2013 के भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रावधान में कृषकों एवं औद्योगिक समूहों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की गई है। और 6वां प्रश्न है, पूंजीवाद ने विश्व अर्थव्यवस्था का अभूतपूर्व समृद्धि तक दिशा निर्देशन किया है, परंतु फिर भी वह अक्सर अदूरदर्शिता को प्रोत्साहित करता है तथा धनवानों और निर्धनों के बीच विस्तृत असमानता को बढ़ावा देता है। इसके प्रकाश में
भारत के समावेशी समृद्धि को लाने के लिए क्या पूंजीवाद में विश्वास करना और इसका अपना लेना सही होगा? पूंजीवाद दोस्तों मतलब जो है जो जितना कमा सकता है, जितना धनी हो सकता है हो। तो दोस्तों यह जो है कह रहा है कि जो पूंजीवाद है यह अक्सर अदूरदर्शिता, दूर की चीज़ों को नहीं देखते हुए धनवानों को, धनी जो लोग हैं उन्हें और धनी, गरीब को और गरीब करता है। और इसके प्रकाश में भारत में समावेशी, भारत में सभी लोगों के विकास के लिए क्या पूंजीवाद में विश्वास करना और उसको लेना मतलब लेना सही है? चर्चा कीजिए, क्या भारत जो है पूंजीवाद में बढ़ सकता है? चलिए देखते हैं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था रही है। पिछले 2 दशकों में 20 वर्षों में उच्च विकास के बावजूद विकास की सभी वर्गों में समान रूप से वितरित नहीं किया जाने पर चिंता जताई गई है। मतलब दोस्तों जो विकास है वो सब तक नहीं पहुंच रहा है, यह अपनी वास्तविक क्षमता तक पहुंचने में बहुत दूर है। आबादी का एक बड़ा तबका विकास के दायरे से बाहर है, उसका विकास ही नहीं हो रहा है। पूंजीवाद एक आवश्यक बुराई के रूप में बना हुआ है। पूंजीवाद ने विश्व अर्थव्यवस्था को अभूतपूर्ण समृद्धि के लिए निर्देशित किया है कि हम जो है समृद्ध बने, तेजी से धनी हो। पारंपरिक पूंजीवाद ने भी महत्वपूर्ण नकारात्मकता पैदा की है और अतिरिक्त और बहिष्कार। दोस्तों क्या क्या नकारात्मकता है देखिए। पूंजीवाद में हम जानते हैं कि विकास के लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती है। वित्तीय पैसा चाहिए, तकनीक चाहिए, प्रकृति चाहिए, लेकिन यह संसाधन गहन मॉडल अब टिकाऊ नहीं है क्योंकि प्राकृतिक संसाधन तेजी से कम हो रहे हैं। दूसरा, पारंपरिक पूंजीवाद अक्सर बहिष्कार की ओर जाता है। अधिकांश भारतीय गांवों में रहते हैं तथा ये विकास की गाथा से दूर रह जाते हैं। ग्रामीणों की स्थानीय समस्या का समाधान करना पड़ रहा है। जोतों का आकार छोटा होता है, जोतने का होता जा रहा है। कृषि में विकास की दर धीमी है, धीरे धीरे कृषि में विकास हो रहा है तथा आर्थिक व सामाजिक बुनियादी ढांचा भी कमजोर है। महिलाएं, बच्चे, पिछड़ी जातियां, अल्पसंख्यक वर्ग इत्यादि विकास की पहुंच से दूर रह रहे हैं। समावेशी विकास के लिए आर्थिक विकास अनिवार्य है। समावेशी विकास करना है सभी का तो आर्थिक पैसा रुपया का विकास अनिवार्य है। विकास दर को टिकाऊ और प्रभावी बनाने के लिए इसे समावेशी बनाने की आवश्यकता है। इस प्रकार कोई भी आर्थिक मॉडल जो स्वदेश समावेशी विकास को बढ़ावा देता है, जिससे देश के तेजी से विकास को बढ़ावा देने के और समाज के हर वर्ग के लिए समान अवसर उपलब्ध करने की क्षमता होती है। और जो है अगला 7वां प्रश्न है, पूंजीवाद के प्रतिकूल दुष्प्रभावों का मुकाबला करने के उपाय बताइए। जो अरे दोस्तों इसी में आइए। तो पूंजीवाद के प्रतिकूल दुष्प्रभाव क्या है दोस्तों? पूंजीवाद को अपने आप में खारिज करने के बजाय पूंजीवाद को अपनाना अधिक तर्कसंगत होगा और इसके दुष्परिणामों का मुकाबला करने के लिए उपाय करना होगा। यह विस्तृत मतलब दुष्परिणाम जो हो रहे हैं पूंजीवाद का, उसको मुकाबला, यह विस्तृत गतिविधि अकेले सरकार द्वारा नहीं की जा सकती है। उद्योग जगत और समाज को समावेशी विकास के लिए सरकार के साथ सहयोगात्मक रवैये अपनाना होगा। निजी क्षेत्रों को अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वो भी भाग लें, लेकिन राज्य को काम में बाधा डाले बिना गतिविधियों को नियंत्रित करना चाहिए, नियंत्रित करके रखना चाहिए। इस प्रकार भारत अपने प्रतिकूल प्रभावों से प्रभावित रूप से बिना किसी पूंजी के लाभों के प्राप्त कर सकता है। अगला 7वां प्रश्न है दोस्तों, समझाइए कि दीर्घकालिक पक्वनावधि जेस्टेशन आधारित संरचना परियोजना में निजी लोक भागीदारी, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप किस प्रकार आधारणीय अनसस्टेनेबल देयता के भविष्य की अंतर्भित कर सकती है। यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरोत्तर पीढ़ियों की क्षमताओं के साथ कोई समझौता न हो, क्या व्यवस्थाएं स्थापित की जानी चाहिए। दोस्तों लंबे समय से जेस्टेशन आधारित जो न्याय की परियोजना है, निजी लोक भागीदारी, दोस्तों निजी और जो है भागीदारी, लोगों की भागीदारी, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, सरकार और प्राइवेट दोनों मिलकर किसी काम को करें। तो इस प्रकार आधारणीय असंस्टेबल देयता मतलब दोस्तों पर्यावरण को ध्यान में न रखते हुए देयताओं के भविष्य पर अंतरित कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्तरोत्तर पीढ़ियाँ जो हैं जो आने वाली हैं सक्षमताओं के साथ कोई समझौता न हो, क्या व्यवस्थाएं स्थापित की जानी चाहिए। ये देखते हैं। किसी भी देश के विकास की गति प्रदान करने तथा उसके नागरिकों को सहज, सतत एवं गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराने में बड़ी आधारभूत परियोजनाएं महत्वपूर्ण स्थान रहती हैं, जो बड़ी आधारभूत हैं। और संरचना परियोजनाओं को बड़ी पूंजी के साथ एक लंबी अवधि की आवश्यकता होती है। सभी
पीपीपी परियोजनाओं में सरकार की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी होती है। सरकार की भागीदारी संपत्ति स्वामित्व, इक्विटी भागीदारी, अधीनस्थ ऋण, वित्तपोषण, जोखिम और साझेदारी और गैर संप्रभु दावों के लिए ऋण गारंटी सहित विभिन्न प्रोत्साहनों का प्रावधान होना चाहिए। इस प्रकार की भागीदारी के लिए सरकार को स्पष्ट, प्रत्यक्ष और आकस्मिक देनदारियों को वहन करने की आवश्यकता होती है। स्पष्ट प्रत्यक्ष देनदारियां वे हैं जो विधि द्वारा मान्यता प्राप्त हैं या अनुबंधन समझौते में उल्लेखित है। दूसरी ओर आकस्मिक देनदारियां हैं जो एक विशेष प्रकरण से संबंधित होती हैं। ऐसी परिस्थितियों में प्रत्याभूत ऋण का दिया जाना आवश्यक होता है। अतः इस अनिश्चित प्रकृति वाले प्रकरण का अनुमान लगाना मुश्किल होता है। पीपीपी निवेश बहुत अधिक राजकोषीय सहायता के बिना, बहुत ज़्यादा राजकोषीय सहायता के बिना बुनियादी ढांचे का विकास कर सकता है। मतलब दोस्तों, बिना राज्य का बिना पैसे लगाए भी बुनियादी ढांचे का विकास करता है। हालांकि भारत सहित कई देशों ने कहा है कि इसमें सावधानी की आवश्यकता है। बुनियादी ढांचे के विकास के सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल की समीक्षा कर रही है। विजय केलकर समिति में सिफारिश किया गया है कि परियोजनाओं के वित्त पोषण में सुधार की आवश्यकता है। उत्तरोत्तर पीढ़ियों की क्षमताओं के साथ कोई समझौता न हो, इसके लिए निम्न उपाय किए जाने चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं को तेजी से तथा समयबद्ध तरीके से पूरा करने और निजी क्षेत्र के ऊपर दबाव बनाया जाना चाहिए कि वे अपनी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करें। सरकार के कार्य सीमित होते होंगे जिससे वे समाज की निम्न तबके के विकास पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। लोक निजी भागीदारी के कारण विभिन्न क्षेत्रों में नए नए प्रौद्योगिकियों का समावेश हो रहा है। परियोजनाओं से संबंधित समस्या के समाधान के लिए एक निकाय का गठन किया जाना चाहिए। पर्यावरण एवं पारिस्थितिक क्षति उत्तरदायित्व की सीमा तय की जानी चाहिए कि अगर जो है पर्यावरण को नुकसान करेंगे तो उसका भरपाई भी आप करेंगे। 8वां प्रश्न है, राष्ट्रीय नगरीय परिवहन नीति देश की नगर शहरी परिवहन, मतलब दोस्तों जो बस, ट्रेन, रेलवे चलाई जा रही परिवहन नीति वाहनों की आवाजाही के बजाय लोगों की आवाजाही पर बल देती है। मतलब वाहन की आने जाने की बजाय लोगों के आने जाने पर बल देती है। इस संबंध में सरकार की विविध रणनीतियों की सफलता की आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। आलोचना करते हुए चर्चा करना है। चलिए देखते हैं। शहरों में बेहतर परिवहन और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए शहरी विकास मंत्रालय ने वर्ष 2006 में राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति जारी किया और वर्ष 2014 में इसमें संशोधन किया गया। इसका उद्देश्य लोगों की आवाजाही और वाहनों का आवाजाही पर ध्यान केंद्रित करके बेहतर लोगों की और वाहनों का दोनों की ध्यान केंद्रित करके बेहतर आवाजाही और स्थिरता प्रदान करना है। यह नीति एक शहरी गतिशील ढांचे को परिकल्पित करती है जो प्रासंगिक है और हमारे शहरों और नागरिकों को भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं के अनुकूल है। हालांकि हमारे शहरों में राष्ट्रीय नगरीय परिवहन नीति के कार्यान्वयन में प्रगति संतोषजनक नहीं है। वर्ष 2050 तक शहरों की जनसंख्या 2 गुनी होने की संभावना है और इससे पहले परिवहन नीति में परिवर्तन की आवश्यकता है। भारत के आर्थिक विकास और बढ़ती जनसंख्या के कारण वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आर्थिक विकास भारत का होने के कारण, जनसंख्या बढ़ने के कारण वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती है और इसके सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने तथा फलाई ओवर निर्माण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही पैदल पथ और शक्तिशाली ट्रैक बनाने की आवश्यकता है। जहाँ इस तरह की बुनियादी ढांचा उपलब्ध है वहाँ भी इसका पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उदाहरण के लिए पैदल पथ, साइकिल ट्रैक अन्य उपयोगों के लिए प्रयोग में लाए जा रहे हैं। सार्वजनिक परिवहन जिसमें कम कार्बन उत्सर्जन वाले परिवहन शामिल है अत्यधिक सफल है, लेकिन यात्रियों की मात्रा की तुलना में वह अभी भी अपर्याप्त है। इसका विस्तार तेजी से किया जाना चाहिए। जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती है वैसे वैसे लोग भी सार्वजनिक परिवहन को अनिश्चितताओं और अविश्वसनीयता के कारण निजी परिवहन में जाने की इच्छा रखते हैं। परिवहन समूह परिवहन के ऐसे वांछनीय साधनों का उपयोग कम हो जाता है और अवांछनीय साधन यानी कार, 2 पहिया वाहन का उपयोग बढ़ जाता है। सरकार को कम कार्बन उत्सर्जन वाले परिवहन के उपयोग के साथ मिश्रित मोड दृष्टिकोण की आवश्यकता है। भारत को समावेशी शहर प्राप्त करने के लिए अकेले वाहन गतिशीलता के लिए भौतिक बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने के बजाय शहरों में कार्बन के उत्सर्जन वाले मॉडल के विकास के लिए योजना बनाना चाहिए। और 9वां दोस्तों, रक्षा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI को अब उदारीकृत करने की तैयारी है। भारत की रक्षा और अर्थव्यवस्था अल्पकाल और दीर्घकाल में इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे? राष्ट्र की सुरक्षा,
200 शब्दों में लिखता है। राष्ट्र की सुरक्षा, शांति एवं कानून व्यवस्था किसी राष्ट्र के विकास के लिए प्राथमिक दशाएं हैं, जिसके आधार पर कोई भी देश अपनी संप्रभुता को बनाए रख सकता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश व्यवस्था के अंतर्गत स्वचालित मार्ग में एक कंपनी को इक्विटी 49% भागीदारी की अनुमति है, जिसमें सरकार ने बढ़ाकर 100% कर दी है कि अब 100% जो है पैसा विदेश के लोग लगा सकते हैं किसी कंपनी में। और साथ ही आधुनिक प्रौद्योगिकी तक पहुंच की शर्त को हटा दिया गया है। कोई भी राष्ट्र अपनी रक्षा और प्रतिभूमि नीतियों को अपनी विदेश नीतियों से नहीं हटा सकता है। रक्षा क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का भारत की रक्षा और अर्थव्यवस्था पर अल्पकालिक और दीर्घकालिक इसके प्रभाव क्या है। अल्पकालिक प्रभाव, रक्षा क्षेत्र में उदारीकृत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से भारत में रक्षा क्षेत्र की बहुत अधिक निवेश होगा, जिससे राजकोषीय घाटा में कमी आएगी। कम श्रम लागत से न केवल इस क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि कुशल एवं गैर कुशल श्रमिक दोनों को रोजगार के अवसर होंगे। लघु एवं मध्यम उद्योग भी इस अवसर का लाभ उठा पाएंगे। आधुनिक तकनीकी का आगमन होगा, नवीन प्रौद्योगिकियों का आगमन होगा, अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, आधारभूत संरचना का विकास होगा। दीर्घकालिक प्रभाव क्या है। भारत रक्षा उपकरण के सबसे बड़े आयातकों में से एक है, मतलब सबसे ज़्यादा रक्षा उपकरण खरीदता है, और भारत अपनी रक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा उपकरण खरीदने के लिए आवंटित देता है। रक्षा क्षेत्र में निवेश से भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकेगा, आत्मनिर्भर हो सकेगा तथा विदेशी राष्ट्रों से रक्षा उपकरण की खरीद पर निर्भरता कम होगी। रक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी गलियारों का विकास, विशेष आर्थिक क्षेत्र व राष्ट्रीय निवेश और निर्माण क्षेत्र के विकास में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में मदद मिल सकती है। यह स्वदेशीकरण प्रौद्योगिकी को भी बढ़ावा देगा, जो रक्षा विनिर्माण की रणनीतिक रूप से स्वतंत्र बनने के लिए लंबे समय से आवश्यक है। अनुसंधान और विकास पर गतिविधियों में निवेश, रक्षा प्रौद्योगिकी के साथ संबंधित शैक्षणिक उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। सैन्य उपकरण की आयात कम होने से इससे होने वाले बचत को भारत सरकार सामाजिक कल्याण के कार्यों को खर्च कर सकेगा। तो रहने देते हैं दोस्तों, धन्यवाद। यूट्यूब चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।